आइए आज हम पढ़ेंगे अनुगमन वेग की सहायता से ओम नियम की प्राप्ति। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग अनुगमन वेग और अनुगमन वेग तथा धारा के बीच संबंध पढ़ लिए थे। अगर आप उस संबंध को पढ़े हैं, देखे हैं, तो पहले उसका जो है चैट बॉक्स में आप उसका फार्मूला लिखिए कि अनुगमन वेग और धारा के बीच क्या आपने प्राप्त किया था। अच्छा, तो हमें अनुगमन वेग की सहायता से ओम नियम की प्राप्ति करना है। तो क्या आपको ओम नियम प्राप्त जानते हैं कि ओम नियम क्या होता है? तो नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले उसको हम लोग इंट्रोडक्शन दे देते हैं, ओम नियम होता क्या है। तो ध्यान रहे कि ओम का पूरा नाम जो है जॉर्ज साइमन ओम है। उन्होंने 1827 ईस्वी में किसी चालक तार के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, मतलब कि अगर मान लीजिए कोई चालक तार है हमारे पास, ठीक है, ये अगर चालक तार है तो इसके सिरों पर जो लगाया गया जो विभवांतर होता है, मान लीजिए इसके हमने भी लगा दिया, तो ये जो लगाया गया जो विभवांतर होता है इसमें प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है। तो भाई भी जो है वह आई के अनुक्रमानुपाती होती है, और इस अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं आर, जिसको हम लोग चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो ये जो संबंध आपको दिख रहा है V बराबर आई इंटू आर, यही ओम का नियम है। इसी को हमें प्राप्त करना है, ठीक है, या इसी को हम लोग जो है आर बराबर V बटे आई भी लिखते हैं। तो हम इस तरह से प्राप्त करिए चाहे इस तरह से प्राप्त करिए, यही ओम का नियम है और इसी को हमें प्राप्त करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ओम नियम की सहायता, जो अनुगमन वेग की सहायता लेनी पड़ेगी और उसकी सहायता से हमें निकालना है। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक चालक लेते हैं PQ, जैसे हमने कल पिछले वाले वीडियो में लिया था। तो वैसे ही यहाँ पर भी एक चालक लेंगे PQ, और इसके सिरों पर क्या करेंगे, एक विभवांतर लगाएंगे V। चालक तार के सिरों पर अगर विभवांतर लगाते हैं तो आपको पता है क्या होता है। जब लगाएंगे तो इसके एक सिरे पर उच्च विभव और दूसरे सिरे पर निम्न विभव उत्पन्न हो जाता है, और इसके भीतर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है E, वैद्युत क्षेत्र E स्थापित हो जाता है। और आपको चालक तार की लंबाई L मानना है, विभवांतर भी मानना है, ठीक है, और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना मान लेना है, ये मान सकते हैं कि इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, ये है। और आपको पता है कि जब हम क्या करते हैं, विभवांतर भी लगाते हैं तो चालक तार के भीतर जो है क्या उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इस वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो इसके अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत बल लगता है, और ये वैद्युत बल के प्रभाव में क्या करते हैं, ये अनुगमन वेग VD से गति करने लगते हैं, जिसके कारण जो है इस चालक तार के अंदर धारा प्रवाहित होने लगता है, आई प्रवाहित होने लगता है। तो हमें क्या करना है, इसी की सहायता से ओम नियम प्राप्ति करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जब हम चालक तार के सिरों पे विभवांतर लगाते हैं तो जो इसके अंदर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है उसकी हम वैल्यू निकालेंगे। तो जिस तरह से हम चित्र के बारे में अगर लिखना होगा, तो जिस तरह से हम कल लिखे थे चित्र के बारे में कि माना एक चालक छड़ PQ जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, चालक तार के सिरे पर विभवांतर लगाने पर विभवांतर लगाने पर उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन अनुगमन VD से गति करने लगते हैं, जिसके कारण जो है I एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने लगती है, ये आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे कि भाई जब हम भी विभवांतर लगाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना उत्पन्न होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे चालक तार के सिरों पर विभवांतर लगाने पर उत्पन्न उसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र। अगर वैद्युत क्षेत्र V और E के बीच अगर संबंध याद हो आपको दूसरे चैप्टर से, तो लिख सकते हैं यहाँ पे E बराबर होता है V/L, ये होता है E बराबर V/L। तो जब हम चालक तार के सिरे पे भी विभवांतर लगाएंगे तो उसकी L लंबाई की जो है उसके भीतर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र E स्थापित हो जाएगा, जिसका वैल्यू होता है E बराबर V/L, जिसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इस वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉनों पर बल लगता है, उसका भी मान निकाल लीजिए। तो इलेक्ट्रॉनों पर बल, तो भाई वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कार्यत वैद्युत बल कितना हो जाएगा, तो उसका वैल्यू हो जाएगा F बराबर A इंटू E। क्यों हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका F बराबर Q इंटू E से
क्योंकि ई क्या है, ई एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी तो एक आवेशित कण है, उसपे भी तो आवेश है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, तो ये भी क्यू है, तो क्यू की जगह पे ई हो गया, ई हो गया, और विद्युत क्षेत्र ई है ही। तो आपको पता है कि कोई अगर विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश रखा रहता है तो उस पर इतना बल लगता है, तो इतना बल लगेगा। अच्छा, जब इस पे बल लगेगा, बल किधर लगेगा, तो ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, तो क्या होगा, बल इधर लगेगा, तो जब बल लगेगा तो ये त्वरित होगा, मतलब इसके अंदर त्वरण उत्पन्न होगा। तो भाई त्वरण कितना होगा वो भी निकाल लीजिए, ठीक है, त्वरण निकाल लेते हैं। तो भाई यदि चालक, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो उत्पन्न त्वरण कितना हो जाएगा। तो देखिए बल लग रहा है F, द्रव्यमान है m, और त्वरण हमें मान लीजिए a हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा F/m, इतना लिख सकते हैं। F का मान चाहे तो आप यहाँ पे रख भी सकते हैं, तो E/E/m, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है, समीकरण 2 हो जाएगा। अच्छा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, यदि चालक में उपस्थित n मुक्त इलेक्ट्रॉनिक तापीय वेग क्रमशः E1 U2 U3 U4 UN हो तथा श्रांति काल टाउ के बाद वेग क्रमशः V1 V2 V3 Vn हो तो थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है, मैं क्या लिख रहा हूँ। देखिए जब क्या होगा, जब उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक है ना, जब उसमें क्या होगा, उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करेंगे और अगले धनायन से टकरा जाएंगे। तो भाई जब त्वरण उत्पन्न नहीं हुआ था उसके अंदर, ठीक है, जब हमने बैटरी नहीं लगाया था, तब उसके पास भी कुछ वेग था। अब उस वेग को हम उष्मीय तापीय वेग कहते हैं, जिस वेग से गति करते हैं उसको हम लोग उष्मीय तापीय वेग कहते हैं। अब वह वेग जो है, मान लीजिए कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो मान लीजिए कि प्रारंभिक तापीय वेग, उसको हम U1 U2 U3 UN से हमने दिखा दिया। जब क्या हुआ, जब हम विभव लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, धनायन से टकराते हैं, तो टकराने में उनको कुछ समय लगता है। तो भाई किसी इलेक्ट्रॉन की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो औसत समय होता है उसको हम श्रांति काल कहते हैं, उसके टाउ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, टाउ से। तो समय यहाँ पे कितना है, टाउ है, ठीक है। तो अगर टकराने के बाद, अगर टाउ समय के टकराने के बाद जो है, अगर उनका वेग जो है, अगर V1 V2 होता है, मतलब टकराने के बाद कुछ वेग होगा, तो अगर मान लीजिए V1 V2 V3 है, तो भाई हमारा क्या होगा। तो अब ध्यान से देखिए, हम एक क्लास 11th में फार्मूला पढ़ते हैं, V = U + AT पढ़ते हैं ना। तो भाई ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, ये त्वरण है, T क्या है, समय है। तो उसी फार्मूले पे हम इन सबका जो है वेग निकालेंगे। तो V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए V1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा, V1 बराबर हो जाएगा उसी तरह से E1, प्रारंभिक में कितना है, E1 है पहले का, अब प्लस में A, और T की जगह पे क्या रहेगा, टाउ। उसी तरह V2 निकालेंगे, V बराबर हो जाएगा U2 + A टाउ। उसी तरह V3 निकालेंगे, U3 + A टाउ, डॉट करेंगे हम लोग, और ऐसे ही हम निकालेंगे VN बराबर हो जाएगा हमारा E1 + A टाउ हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे देखिए, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इलेक्ट्रॉनों का अंतिम वेग हो जाएगा टकराने के बाद। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉनों का, इन्हीं वेग से क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब सभी इलेक्ट्रॉन जो है, पहला इलेक्ट्रॉन इस वेग से गति करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस वेग से गति करेगा, अब सब इलेक्ट्रॉन जो है इसी वेग से गति करते हैं। इन सब का औसत वेग जो है, इन सब का
जो औसत वेग होता है उसी औसत वेग को हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। तो इन सबका क्या करेंगे, औसत वेग निकालेंगे। औसत का मतलब सबको जोड़ करके जितने आदमी हैं उतने से भाग दे देंगे। तो देखिए क्या करते हैं, इन सभी इलेक्ट्रॉनों का, इन सभी, इसके नीचे लिखना आपको, इन सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। अनुगमन वेग कहलाता है। अब क्या करेंगे, इन सबका औसत वेग निकालेंगे। तो मान लीजिए VD बराबर हो जाएगा हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट प्लस Vn। आप बट्टे के नीचे किससे भाग दे देंगे, n से हम भाग दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, V1 V2 सबका मान रखेंगे। तो इसका हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन हमने जो है यहाँ पे कर रहे हैं। अब क्या करना है, तो VD बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं, VD बराबर हम लिख सकते हैं V1 का मान कितना है, U1 प्लस ए टाउ। उसी तरह हम लोग V2 का मान कितना लिख सकते हैं, U2 प्लस ए टाउ, प्लस उसी तरह हम V3 का मान रख सकते हैं। V3 का मान रख सकते हैं, V3 का मान U3 प्लस ए टाउ। अब प्लस डॉट डॉट करके हम उसी तरह जो है अंत में UN का मान रख सकते हैं, मतलब Vn का मान UN प्लस ए टाउ लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सब हो गया, इन सब का वैल्यू हो गया, ब्रैकेट में कर देते हैं इन सबको, ठीक है। अब बट्टे के नीचे n। ध्यान दीजिए कि इसमें क्या है, इसमें जो है ए टाउ सब में है, सबको कॉमन निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। VD बराबर हो जाएगा E1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट डॉट प्लस E1, एक जगह कर देते हैं। उसी तरह प्लस में हम इसको कॉमन निकालते हैं सब में, सब मल्टीप्लाई गुणन हो जाएगा हमारा ए टाउ प्लस ए टाउ सब में है, कितने बार है, तो ऐसे है ये n बार है। कितने बार है, n बार। प्लस में देखेंगे इसको, किस में रखेंगे, प्लस में। अब बट्टे के नीचे कितना हो जाएगा, n, ठीक है। अब हम चाहें तो ये भी प्लस में है, ये भी चाहे अलग अलग कर सकते हैं, तो करिए अलग इसको। तो VD बराबर हो जाएगा हमारा E1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट प्लस UN बट्टे के नीचे n, ठीक है। अब प्लस में हम ए टाउ को अगर n बार जोड़ते हैं तो हमें मिल जाएगा n ए टाउ। क्या मिलेगा, n ए टाउ। अब बट्टे के नीचे हो जाएगा n, ठीक है। फिर से इन दोनों का अगर लघुत्तम निकालें फिर से हमें n ही मिल जाएगा। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये मैथ का कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये सब जो है वेग है, सब वेग होते हैं, ठीक है। अब ये जो है, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये क्या है, तो ये औसत ऊष्मीय वेग है। जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सबका औसत ऊष्मीय वेग याद रखिएगा 0 होता है। याद रखना पड़ेगा आपको कि भाई मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग कितना होता है। औसत ऊष्मीय वेग जो है डॉट डॉट ये जो है कितने के बराबर होता है, तो ये 0 के बराबर होता है। तो इसकी जगह पे क्या मान लेंगे, 0। तो हमें VD बराबर क्या मिल जाएगा, n ए टाउ प्लस n, क्योंकि ये तो 0 हो गया, n से n कट जाएगा, VD बराबर हो जाएगा हमारा ए टाउ हो जाएगा, ठीक है। VD बराबर हो जाएगा हमारा ए टाउ। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम इधर से जो निकाले हैं उसी का वैल्यू यहाँ पे निकाल करके रखते जाएंगे। अब हमारा काम हो गया है। अब देखिए आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटाते हैं, यहाँ से जो है मिटाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो VD है, VD बराबर ए टाउ है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ए का मान रखेंगे। तो समीकरण देखिए, समीकरण हम क्या माने थे, यहाँ पे हम ए बराबर लिखे थे, हम यहाँ पे ई बट्टे m, ठीक है। इसको समीकरण जो है 2 माना गया था। तो समीकरण 2 से क्या करते हैं, ए का मान रखते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 से ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, तो जब ए का मान रखेंगे वहां पे तो VD बराबर क्या मिलेगा, VD बराबर मिल जाएगा आपको, ए का मान कितना है, ई बट्टे m, तो हो जाएगा ई आया टाउ हो जाएगा बट्टे m, ठीक है। ई बट्टे m हो जाएगा, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। तो ये जो है ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो वैल्यू होता है ये भी फार्मूला है, अनुगमन वेग का फार्मूला है ये भी, ठीक है। VD बराबर
ई टाउ बटे एम, ये भी एक फार्मूला था, इसको समीकरण हम लोग जो है 3 मान लेंगे। अब क्या करते हैं, उसी तरह से इसी में जो है हम लोग यहाँ पे जो ई का वैल्यू, हम यहाँ पे जाए तो ई का वैल्यू रखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 याद है ना आपको, ई बराबर होता है v बटे एल, होता है ना समीकरण 1 में। तो देखिए समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, ई का मान रखने पर जब ई का मान यहाँ पे रखेंगे तो वी बराबर मिलेगा, ई का वैल्यू कितना है वी बटे एल रख देंगे, और ई टाउ बटे एम, जिसको आप एम एल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एम इंटू एल। वी बराबर वी ई टाउ बटे एम एल। अब ध्यान दीजिए, ये वाला जो फार्मूला है, इसे हम लोग अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध बोल सकते हैं। आप इसको क्या बोल सकते हैं, अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध, इसको कह सकते हैं, संबंध है किसको, तो यह अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध, इसको आप बोल सकते हैं। अभी हमें 2-3 और काम बाकी है, अंत में ही पहुंचे हैं आप, ज्यादा कुछ नहीं इसमें, बस देखते चले ये क्या करना है। वी बराबर वी ई टाउ बटे एम एल हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हम अनुगमन वेग और जो धारा में जो संबंध पढ़े हैं उस संबंध को यहाँ पे लिखेंगे। तो हम क्या पढ़े हैं, अनुगमन वेग और धारा में संबंध, अनुगमन वेग और धारा में संबंध से पता है कि वी बराबर होता है I/A/N/E। इसको समीकरण 4 मान लीजिए और इसको समीकरण 5 मान लीजिए। ये पता आपको वी बराबर इतना है, वी बराबर इतना है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर। तो समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 और समीकरण 5 से ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, वी ई टाउ बटे एम एल बराबर आई बटे ए एन ई। ठीक है, आई बटे ए एन ई। देखिए ये भी विभवांतर हो गया, वी आई हो गया धारा, इस धारा और बी को एक तरफ कर दीजिए, बाकी सबको एक तरफ कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, हम जो है इसको, इस आई को यहाँ भेज देते हैं और एम एल को यहाँ भेज देते हैं। तो देखिए क्या होगा, और इस ई टाउ को हम यहाँ भेज देते हैं इनके पास। तो देखिए क्या होता है, तो भाई वी वहीं पे है, हम आई को नीचे भेज दिए, बराबर ई टाउ को नीचे भेज दिए, बटे के नीचे की दीजिए, एम एल ऊपर चला गया, जो ई टाउ है इनके पास आ गया। तो ए एन पहले से है, ई है तो भाई ई पहले से, तो ई का स्क्वायर और क्या हो जाएगा, टाउ हो गया। ठीक है, तो v बटे आई बराबर एम एल बटे ए एन ई स्क्वायर टाउ। तो अच्छा, ये यहाँ पे ध्यान देना है कि v बटे आई क्या है, एक नियतांक होता है। v बटे आई ओम नियम से हमने पढ़ा है कि v बटे आई क्या होता है, एक नियतांक होता है। ये एक नियतांक है, ठीक है। इस नियतांक को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो उसी तरह से v बटे आई जो है, तो यह भी क्या है, यह भी एक नियतांक है जिसको हम लोग चालकता का प्रतिरोध कहेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ जो है, यहाँ एम एल बटे ए एन ई स्क्वायर टाउ चालक तार का एक नियतांक है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं, जिसे आप चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, आप प्रतिरोध किसे दिखाएंगे, आर से प्रतिरोध कहते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं आर। तो क्या करेंगे, इसके जगह पे आप क्या रखेंगे, आप रख देंगे आर। हो जाएगा आपका फार्मूला कितना हो जाएगा, v बटे आई की जगह पे आर लिख देंगे और ये आपका फार्मूला हो जाएगा सिद्ध। ठीक है, आ चूंकि यहाँ पे आर बराबर लिख देंगे एम एल, नई जगह है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जगह नहीं तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि आर बराबर लिख सकते हैं एम एल बटे ए एन ई स्क्वायर बटे टाउ। ये फार्मूला हो जाता है। ठीक है, तो ये एक नियतांक है और जिसकी जगह पे हमने क्या रख दिया है, आर रख दिया है। तो v बटे आई बराबर आर, यही क्या है, यही जो है हमारा ओम का नियम है, आप लिख सकते हैं, यही
ओम का नियम है। ये आपका सत्यापन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ओम नियम की प्राप्ति जो है बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। काफी दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आता है ये प्रश्न। ये आएगा प्रश्न तो आपको 5 से 6 नंबर देकर जाएगा, तो काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसकी तैयारी जरूर करें। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। उसके साथ ही हम लोग पढ़ेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, वैद्युत चालकता क्या होता है और विशिष्ट चालकता क्या होता है। यह भी हम लोग साथ में उसके पढ़ेंगे।